तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन एरा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थॉमस हार्डी जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है द डार्कलिंग थ्रश। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1900 में। इसके बारे में हम सारी चीज़ें समझेंगे इस अपने पूरे वीडियो में, यानी कि इस पोएम की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन, इस पोएम के फॉर्म्स क्या हैं, इसकी शॉर्ट समरी क्या है, थीम क्या है, इन सभी चीज़ों को। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने पोएट थॉमस हार्डी के बारे में। इनका जन्म 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड, डॉर्सेट, इंग्लैंड में हुआ था और इनका देहांत 11 जनवरी 1928 को, जब ये 87 ईयर्स के थे, तब डॉर्चेस्टर, डॉरेस्ट, इंग्लैंड में हुआ था। इनके रेस्टिंग प्लेस को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके हार्ट को स्टिन्सफोर्ड के पेरिस चर्च में दफनाया गया था और इनकी जो और एशेस थी, यानी इनको इनके जो बॉडी को जलाया गया था, वो था पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर एबी। इसमें ये बात सामने आती है कि स्टिन्सफोर्ड में ही इनकी वाइफ की भी कब्र थी और वहीं पे इनके हार्ट को दफनाया गया था उनके कब्र के बगल में। ये ऑक्यूपेशन से एक नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन में की थी और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जैसे टेस ऑफ द डियर बिबल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, कलेक्टेड पोएम्स एंड ज्यूड दी ऑब्सिक्योर, ये सभी हैं। और इन सभी नॉवेल्स को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे तो जो थॉमस हार्डी का सेक्शन है, आप वहाँ पर सभी नॉवेल्स को अच्छे से पा जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से हिंदी में मैंने नरेट कर रखा है। आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो चलिए अब बिना किसी तरीके अपनी हम अबाउट द पोएम को समझते हैं, फिर पोएम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपने पोएम की बात करें तो जो पोएम है द डार्कलिंग थ्रश, ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था और इसका ओरिजिनल टाइटल है बाई द सेंचुरीज डेथ बेड। ये फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार 29 दिसंबर 1900 में द ग्राफिक नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया गया था और इसके बाद कुछ समय के बाद लंदन टाइम्स में भी इसको 1 जनवरी 1901 में पब्लिश कराया गया। इसका एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें 1899 का जिक्र हुआ है, यानी कि ये इससे हमको ये समझ में आता है कि जो पोएम लिखी गई थी वो 1899 के ही आसपास लिखी गई थी। और कुछ समय के बाद इसको, यानी इस पूरे पोएम को, थॉमस हार्डी के एक पोएटिक कलेक्शन पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट में, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी, उसमें ही ला करके इसको रख दिया गया। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि बाद में इनकी जो पोएम थी उसको पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट में ही, इस पोएटिक कलेक्शन में ही इसको जगह दिया गया। अब अगर हम बात करें कि इस पोएम की समरी क्या है, शॉर्ट समरी, तो वो कुछ इस तरह से है। जो पोएम का स्टार्टिंग है उसमें तो हमको एक विंटर का लैंडस्केप दिखता है, डस्क समय का। डस्क यानी शाम से हल्का पहले का जो समय होता है, रात होने से पहले जो हल्का गोधूली जो समय होता है उसको हम डस्क कहते हैं। और वहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ें लाइफलेस हैं या लाइफलेसनेस को डिनोट करती हैं, राइटर के द्वारा बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और बाद में एक एज्ड, यानी कि एक बूढ़ा थ्रश जो पक्षी है वो आती है और वहाँ पर आकर के गाना गाती है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आप कह सकते हैं मीठे आवाज़ में गाने गाती है। तो वहाँ पर जो राइटर हैं उनको ये समझ में आता है कि आसपास जो एक पूरी लाइफलेसनेस का लैंडस्केप दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी खुशी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आकर के पक्षी हमको बता रही है कि कैसे हमको किसी भी सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। और शायद वो ऐसी चीज़ को लेकर के खुश है वो शायद मैं ना देख पा रहा हूँ जो ये पक्षी देख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली जब हम पोएम पढ़ेंगे। अगर बात करें पोएम के थीम की सॉरी, तो पोएम का थीम है द स्पेयर मॉडर्न टेम्परामेंट, यानी कि जो मॉडर्न टेम्परामेंट है उसके ख़त्म होने का जो तरीका है वो इसमें दिखाया गया है। अगर इस पोएम के फॉर्म की बात करें तो एक फॉर्म, यानी कि एक पोएम जो है बैलेड है। ये 8 लाइन की स्टेंजाज में डिवाइडेड है। इसमें 4 स्टेंजा है और 8 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है,
और हर ऑक्टेव में अल्टरनेट लाइंस हैं। एक आयम्बिक टेट्रामीटर की है, फिर एक आयम्बिक ट्राईमीटर की है। इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी है। तो ये तो थी हमको पोएम्स के लिए जो भी पोएम से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी जानने वाली, वो हमने जान लिया है। अब हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप एक जो फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो को ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे मैं पोएम को एक्सप्लेन करूँगा, इस फ़ोटो में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी और एक इमेज आपके दिमाग में बनता जाएगा। तो पोएम शुरू करते हैं। सबसे पहले थॉमस हार्डी लिखते हैं, आई लीन्ड अपॉन अ कोपाइस गेट। कोपाइस का क्या मतलब होता है? कोपाइस उस बाउंड्री को कहते हैं जो किसी जंगल में जाने वाले रास्ते के लिए बनाई जाती है। यानी एक बहुत ढेर सारी बहुत लंबी सी बाउंड्री बनती है, उस बाउंड्री पे एक गेट होता है, उस गेट से कोई भी इंसान अंदर एंटर करता है, तो वो जो गेट है उसी को हम कोपाइस गेट कहते हैं। आगे लिखते हैं, व्हेन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट किसी ज़मीन पर पड़ी हुई बर्फ़ की एक पतली सतह को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, यानी कि थॉमस हार्डी ये बता रहे हैं कि जब मैं एक कोपाइस गेट पर झुका हुआ था, उसके अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, जा ही रहा था, और वहाँ पर कैसा माहौल है? वहाँ पर हमको फ्रॉस्ट दिख रहा है जो ज़मीन पर बिखरा हुआ है, और वो स्पेक्टर ग्रे है। स्पेक्टर यानी घोस्ट, एक घोस्ट की तरह ग्रे है। एंड विंटर्स ड्रैग मेड डिसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे। यहाँ पर विंटर्स ग्रे मेड डिसोलेट, ठीक है, डिसोलेट मतलब निर्जन, नीरस। तो यहाँ पे जो ठंडी है, ठंडी का जो ये सिचुएशन है, वो द वीकनिंग आई ऑफ द डे। वीकनिंग आई ऑफ डे का क्या मतलब है? आई ऑफ डे यानी कि सन, सूरज। तो जो सूरज की ये वीकनिंग है, यानी ढल रहा है जो सूरज, उस ढलते हुए सूरज को, यानी कि शाम को, ये विंटर जो है, ये ठंडी जो पड़ रही है, ये इस शाम को एक निर्जन, एक निर्जीव, एक नीरस एक शाम की तरह से हमको दिखा रहा है। आगे लिखते हैं, द टेंगल्ड बाइन स्टेम स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन लायर्स। जो टेंगल्ड बाइन स्टेम है, टेंगल्ड बाइन स्टेम क्या होती हैं? जो तना होता है, जो ऊपर की तरह चढ़ता रहता है ना? तो एक आपने देखा होगा कि हम कुछ सब्जियां भी खाते हैं जो कि इस तरह से लताओं में होता है, लताओं में खिलती हैं, लताओं में उगती हैं। उसी तरह जो लताएं होती हैं जंगलों में, वो लताएं इनको इस तरह से दिख रही हैं ऊपर जाती हुई, जैसे किसी भी ब्रोकन लाइट, किसी भी वाद्य यंत्र के टूटे हुए तार। वाद्य यंत्र जैसे कि हम गिटार को कह सकते हैं, सितार कह सकते हैं, है ना? इसके जो टूटे हुए तार होते हैं, तो जिस तरह से वो दिखता है, उसी तरह इनकी वो लताएं भी दिख रही हैं उस फॉरेस्ट में, जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। और आगे लिखते हैं, एंड ऑल मैन काइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर। और जो वहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो इस ठंड से परेशान होकर के अपने घरों में घुस करके आग जला करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे कैसे वहाँ पर सीनरी है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पर। यहाँ पर थॉमस हार्डी लिखते हैं, द लैंड्स शार्प फीचर सीम्ड टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलैंड। अब यहाँ पर शार्प फीचर का क्या अर्थ है? शार्प यानी कि तीखी, फीचर यानी कि बनावट। तो जो ज़मीन की तीखी बनावट है, तीखी बनावट क्या होती है? जो ऊंचाई होती है तीखी और निकली हुई, जैसे कि पहाड़, चोटियाँ, पर्वत। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो ज़मीन पर पर्वत है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलैंड, जैसे कि जो शताब्दियाँ हैं, शताब्दियों के मरे हुए शरीर, यानी कि लाश की तरह, जो कि बाहर निकली हुई है। यहाँ पर शताब्दी को एक सजीव प्राणी माना गया है और उसको एक लाश की तरह बताया जा रहा है कि जिस तरह से कोई लाश पड़ी हुई होती है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, उसका जो शरीर होता है वो बाहर की तरह हमको दिखाई पड़ता है निकला हुआ। ऐसे ही जो सेंचुरी है, जो शताब्दियाँ हैं, इनकी लाशों से जो बाहर निकला हुआ शरीर है, वही हमको शार्प फीचर्स की तरह दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं, हिज क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी। क्रिप्ट यानी कि कब्र। तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कब्र के ऊपर कुछ सजावटें की जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो बादल है ऊपर, उसने भी जो सेंचुरी है,
इसकी डेथ हो गई है, इसकी बॉडी के जो कब्र है उस कब्र के ऊपर बादलों ने सजावट कर रखा है। और आगे वो लिखते हैं द विंड हिज डेथ लेमेंट, और जो हवाएं चल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि जो सेंचुरी की डेथ के ऊपर इन्होंने कोई एक शोक गीत लिखा है उसको ही गा रहे हैं। ठीक है, डेथ लेमेंट यानी कि मृत्यु के समय में गाए जाने वाले गाने को हम डेथ लेमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है शताब्दी जो है वो मर चुकी है, उसकी लाश बाहर की ओर निकली हुई है, वही हमको शार्प फीचर की तरह दिख रहे हैं जैसे कि पहाड़ और पर्वत। और जो इनके कब्र बने हुए हैं उसके ऊपर बादल ने ऐसा घेर रखा है जैसे कि वो इसके ऊपर सजावट कर रहे हैं, और जो हवाएं चल रही हैं वो सेंचुरी की डेथ में कोई एक शोक गीत गा रही हैं। आगे लिखते हैं द एंशियंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई। और जो प्राचीन प्रथा थी यानी कि लोग मरते थे फिर जन्म लेते थे, वो ऐसा लग रहा है कि अब सूख चुकी है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम्ड फेवरलेस एज आई। और इस पृथ्वी पर हर एक आत्मा, हर एक प्राणी, हर एक जीव एकदम फेवरलेस लग रहा है, कोई एम नहीं है, एकदम नीरस निर्जीव लग रहा है। एकदम से उसके अंदर निर्जनता आ गई है, जैसा कि मैं हूँ, मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो इतना बेकार सा हो गया है इस विंटर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पर। वो लिखते हैं एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लीक ट्विंग ओवरहेड। अब यहाँ पर क्या होता है, एट वंस अचानक से, अ वॉइस अरोज एक आवाज़ उठती है, एमंग बीच में, द ब्लीक ट्विक्स ओवरहेड हमारे बीच में, जो मेरे सर के ऊपर ब्लीक ट्विक्स थी। ठीक है, जो पेड़ की शाखाएं थी, पतली पतली टहनियाँ थी, उनके बीच में से अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कैसी होती है, इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इलिमिटेड। फुल हार्टेड यानी पूरी तरह दिल से, इवन सॉन्ग यानी पर इवनिंग सॉन्ग, इवनिंग सॉन्ग यानी कि शाम को गाए जाने वाले गाने, ऑफ जॉय इलिमिटेड जिसमें प्रसन्नता पूरी तरह भरी हुई है। यानी कि कह रहे हैं कि अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जिस आवाज़ में मुझे ऐसा लगता है कि शाम को गाए जाने वाले गाने की तरह पूरी तरह से प्रसन्नता भरी हुई है और गाना कोई गा रहा है। और वो कौन होता है, एन एज्ड थ्रस्ट फ्रेल गाउंट एंड स्मॉल। एक एज्ड थ्रस्ट है, थ्रश एक पक्षी होती है, वो एज्ड है, बुढ़ी हो चुकी है, फ्रेल बहुत ही कमज़ोर है, गाउंट, गाउंट यानी कि एक नाजुक है, एंड स्मॉल और बहुत ही छोटी सी है। इन ब्लास्ट बेफुल्ड प्लूम, ब्लास्ट बेफुल्ड मतलब क्या होता है, ब्लास्ट बेफुल्ड मतलब हवा का झोंका, प्लूम, प्लूम मतलब होता है पंखों का गुच्छा। तो इसके जो पंख हैं वो हवाओं के झोंकों से बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हवाओं के झोंके से इसके पंख एकदम से बिखर गए हैं। हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम। हैड चूजन उसने ऐसा चुना था, टू फ्लिंग हिज सोल, फ्लिंग मतलब होता है धक्का देना, जबरदस्ती धकेलना, हिज सोल अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम इस अंधेरी के बढ़ते हुए, इस अंधकार के बढ़ते हुए को। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो जो वहाँ पर थ्रश थी उसने ऐसा सोचा था, यानी कि वो ऐसा गाना गा रही थी जैसे अपने हृदय का, अपने आत्मा का पूरा जोर उसने लगा दिया हो और पूरी तरह से उस गाने को एक अच्छा स्वर और मीठापन उसमें दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर बखान किया गया है उस थ्रश के बारे में। आगे लिखते हैं थॉमस हार्डी, सो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग ऑफ सच एक्सटैटिक साउंड। सो लिटिल कॉज मतलब कि बहुत ही कम या फिर लगभग ऐसा कोई भी कारण नहीं था, फॉर कैरोलिंग्स उसकी इस मधुर गीत के लिए। कैरोलिंग्स क्या होता है, एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि स्पेशली आप कह सकते हैं क्रिसमस के टाइम पे गाया जाता है, उसको हम कैरोलिंग्स कहते हैं। ऑफ सच एक्सटैटिक साउंड, एक्सटैटिक साउंड मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी साउंड। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था जिसके वजह से ये जो थ्रश बर्ड थी ये इतनी मीठी सी आवाज़ में इस कैरलिंग को गा रही थी। वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स अफार और नाइट अराउंड। और ऐसा कोई भी कारण कहाँ नहीं था,
वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीनी चीज़ें, स्थलीय चीज़ें, यानी कि ज़मीन पर अफार दूर दूर तक, और नाइट अराउंड, और मेरे पास उस अंधकार में आसपास भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था प्रसन्नता वाला, ऐसे कोई भी खुशी वाली चीज़ नहीं थी जिसके लिए ये थ्रश बर्ड इतने मीठे से आवाज़ में कैरलिंग को गा रही हो, गाने को गा रही हो। That I could think there tremble through his happy good night air, some blessed hope whereof he knew and I was unaware। यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है, दैट आई कुड थिंक, ऐसा मैं सोच सकता था। उसे ऐसा लग रहा है कि जो हवा है उसमें कुछ तो ऐसा था प्रसन्न करने वाला उसको, जिसकी वजह से वो कांप भी रही थी लेकिन वो बहुत ही अच्छे से गाना गा रही थी। सम ब्लेस्ड होप, कुछ ऐसा ब्लेस्ड होप था, कोई सीक्रेट चीज़ें थी। वेयर ऑफ ही न्यू, जिसको वो जानती थी या फिर वो जानता था। एंड आई वॉज अनअवेयर, लेकिन मैं जानता नहीं था उसके बारे में। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं जो थ्रश बर्ड थी वो कुछ ऐसा जानती थी जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। शायद इसीलिए वो इतने अच्छे स्वर में उस समय गाना गा रही थी जिस समय पर कोई भी ऐसा माहौल नहीं था खुश होने वाला, और सभी लोग भय के कारण या फिर ठंड के कारण अपने घरों में दुबके हुए थे, और बाहर एक निर्जन सा पूरा आप कह सकते हैं लैंडस्केप बना हुआ था, माहौल बना हुआ था। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की ये पोएम। आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सजेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।